भाई सभी को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो ये बताएंगे, फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात जो बच्चों को लग रहा है यूपी जीके हो पाएगी नहीं हो पाएगी, एग्जाम से पहले बहुत 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 मैसेज आते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यूपी जीके आपकी हर हाल में हो जाएगी। ठीक है, अभी आपके 45 दिन है कम से कम एग्जाम में, है ना? 45 दिन नहीं, लगभग 40 दिन तो आपके एग्जाम में है ही अभी। अगर हम 40 दिनों को लेकर बात करें, अगर हमने इस सैटरडे संडे हम क्लास लेंगे यूपी जीके की, है ना, हर हालत में लेंगे क्लास, चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट संडे सैटरडे हमने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि उसकी जगह हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ा था, है ना, इसके अलावा फिजिक्स को पढ़ा था, इस वजह से हमने वो क्लास नहीं ली थी। लेकिन इस बार हम, क्योंकि आपकी फिजिक्स कंप्लीट है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी इस वीक कंप्लीट हो जाएगी। इस वीक 100% वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। बचेगा आपका यूपी जीके। यूपी जीके को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। विजय है, रमेश, ओमकार, अंजलि, शालू, अनुराग, हिमांशु, हाँ, अभय, ठीक है, चलिए, शिवम, चिराग, अमन, मनोहर। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर क्लास की शुरुआत हम करें, लास्ट टाइम हमने जहां तक भी पढ़ा था उसके आगे का पोर्शन आज हम कवर करेंगे। अगर हम बात करें आज के टॉपिक को लेकर, सबसे पहला टॉपिक आप डालेंगे यूपी में पाए जाने वाले वन, है ना। यूपी में क्या है? यूपी में पाए जाने वाले वन। यूपी में पाए जाने वाले वनों को लेकर अब हम बात करेंगे। तो आप एक बार हेडिंग डालिए, फिर शुरुआत करते हैं। चलिए, अगर हम यूपी में पाए जाने वाले वनों को लेकर बात करें तो यूपी में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आप लिखेंगे यूपी में पाए जाने वाले वन, वल नहीं बल, पाए जाने वाले वन। और किसके आधार पर है? वर्षा के आधार पर। वर्षा के आधार पर, यानी वर्षा के आधार पर यूपी में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगर हम यूपी को लेकर बात करें, आपको पता है यूपी की जो जलवायु वो है उष्ण कटिबंधीय। रीजन क्या है? मानसूनी प्रकार की रीजन है, क्योंकि यहां पर लगभग लगभग बारिश हमारी मोस्टली 100 से 150 सेंटीमीटर वाली बारिश होती है। अगर हम बहुत ज्यादा गहराई में जाएं तो लगभग 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और उस बारिश में हमारे उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। वर्षा वन जो होते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं, क्योंकि यूपी की जो जलवायु है वो वर्षा पर आधारित है। यूपी नहीं बल्कि पूरे भारत की जो जलवायु है वो वर्षा पर आधारित है। तो हमारे यूपी में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? आप सबसे पहले लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय बंधीय नम पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। सेकंड पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। थर्ड पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, कटीले वन। ये यूपी में 3 प्रकार के वनों के प्रकार हैं जो वर्षा पर आधारित हैं। ठीक है ना, जो वर्षा पर आधारित हैं। चलिए, सबसे कम गर्मी जो है वो बरेली में पड़ती है। अगर हम बात करें इनके वर्षा का आधार, तो यदि हम वर्षा के आधार को लेकर बात करें तो 100 से लगभग 150 सेंटीमीटर जहां पर बारिश होती है वहां पर हमारे कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय नम वन। शुष्क वनों को लेकर बात करें तो जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वहां पर हमारे ये वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। अगर हम बात करें कटीले वनों को लेकर तो 50 से लगभग 75 सेंटीमीटर बारिश जहां पर होती है वहां पर हमारे वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, है ना, कटीले वन। आपको पता है कि जो हमारे कौन से वन है, जो हमारी बारिश है सबसे ज्यादा किस वाले रीजन में होती है? अगर मैं डिवाइडेशन करना चाहूं तो ये रीजन है तराई वाला। ये कौन सा रीजन है? तराई वाला है। ये मध्य भारत वाला रीजन है। और ये है हमारे पास ये वाला जो रीजन आपको दिखेगा
बुंदेलखंड वाला रीजन। अगर सबसे पहले रीजन को लेकर मैं बात करूं, ये आपको दिखेगा ये वाला, तो ये हमारे पास है तराई वाला क्षेत्र। तराई वाला क्षेत्र, आप कहेंगे यहां पर बारिश होने के पीछे लॉजिक क्या है, तो आप कहेंगे यहां पे बारिश होने के पीछे दो लॉजिक हैं। एक तो यहां पर बंगाल की खाड़ी की बारिश होती है ना, बंगाल की खाड़ी की बारिश होती है। दूसरा ये तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में नदियां अपना पानी लेकर आती हैं, तो यहां पर वैसे पानी रहता है ना, पानी की मात्रा वैसे भी ज्यादा रहती है। दूसरा आता है ये वाला, जो हमारे पास गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। किसका? गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश होती है, ऐसा नहीं यहां पर बारिश नहीं होती। लेकिन हमारे पास एक तीसरा रीजन है जहां पर बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। आप कहेंगे वो कौन सा? वो है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, जिसमें झांसी है, ललितपुर है ना, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, ये सारे के सारे क्षेत्र आते हैं। ये हमारे पास है कौन सा? वो है बुंदेलखंड वाला रीजन, बुंदेलखंड वाला रीजन है। ठीक है, लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर चुके थे, फिर भी आपको इनके नामकरण के साथ इनके रीजन याद होने चाहिए। आपसे अगर मैं ये पूछने लगूं कि ये आपके तीन क्षेत्र हैं, तीन पॉइंट हैं, आपसे पूछेगा ये हमारे जो नम पर्णपाती वन है वो कहां पर पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे यहां पर पाए जाते हैं नम पर्णपाती वन, नम पर्णपाती वन। कौन सा क्षेत्र है? यह है तराई वाला क्षेत्र। कौन सा? तराई वाला क्षेत्र। आपसे पूछेगा मध्य यूपी में कौन से वन पाए जाते हैं, तो वो है शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, वन पाए जाते हैं। थर्ड पर आता है हमारे पास बुंदेलखंड वाला रीजन, यहां पर पाए जाते हैं कटीले वन, कटीले वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर जो है वो बारिश बहुत कम होती है। तीन क्षेत्र हमारे ये वनों को लेकर, ये हमने तीन डिवीजन करे। कभी कभी ये पूछ लेता है कि यूपी के मध्य वाले हिस्से में, मिडिल वाले रीजन में किस प्रकार के वनों का विस्तार है, तब आपका आंसर होगा शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार है। यूपी के नॉर्थ वाले रीजन में, यानी जो हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसे हम फुटप्रिंट या फिर फुटपाथ और क्या कहते हैं, शिवालिक कहा जाता है, उस वाले रीजन में कौन से वन है, तो वो है नम पर्णपाती वन। और दक्षिण भारत में, दक्षिण यूपी में, यानी जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, वहां पे किस प्रकार के वनों का विस्तार है, तो आपका आंसर होगा वो है कटीले वन। रीजन क्या है? रीजन है यहां पर बारिश कम होती है, बारिश कम होती है। क्यों? क्योंकि एक तो जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा इस प्रकार मूवमेंट करती है ना, अच्छा, यहां तक कम पहुंच पाती है दक्षिण वाले रीजन तक। दूसरा, जो हमारे हिमालय से टकराकर मानसून आते हैं, वो भी हमारे बुंदेलखंड में अच्छे से बारिश नहीं करवा पाते हैं, तो इसलिए बुंदेलखंड के पठार पर पाए जाते हैं कटीले वन, है ना, कटीले वन पाए जाते हैं। तो एक बार फटाफट से इस चीज को नोट करिए, फिर हम एक एक वनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर शुष्क पर्णपाती वन, फिर कटीले वनों को। एक बार आप इसे नोट डाउन करिए। हाँ, नागफनी आता है कटीले वनों में, बबूल आता है, कत्था आता है, ये सारे कटीले वनों में आते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन साथ की साथ कर रहे होंगे, उम्मीद ऐसी है। मैं आगे की ओर बढ़ता रहूंगा और आपको चीजों को समझाता रहूंगा। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग आप क्या डालेंगे? मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं ऊपर, है ना, ऊपर हम हेडिंग ले लेते हैं, ताकि ये सारी चीज आपकी लिखी भी रहे और आप पढ़ते भी रहे। सबसे पहला आता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती, पर्णपाती वन। सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखना शुरू करेंगे, जहां वर्षा, जहां वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, वहां ये वन पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ये कहां पर पाए जाते हैं? आपने ये है यूपी के उत्तरी भाग, नॉर्थ रीजन में, उत्तरी भाग, या ब्रैकेट स्लैश करके लिखेंगे, तराई और भावर क्षेत्र, तराई और भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्योंकि
क्योंकि यहां यहां वर्षा हिमालय से टकराकर 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा हम बात करें, ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? इन वनों को लेकर इनके एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को लेकर बात करें तो इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है सागौन। आपसे पूछता सागौन किस प्रकार के वनों का एग्जाम्पल है, या फिर यूपी में पाए जाने वाले सागौन के वृक्ष किस प्रकार के वनों का एग्जाम्पल है? तो आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और वो भी कैसे? वो है हमारे नम पर्णपाती वन, है ना, नम पर्णपाती वनों का एग्जाम्पल है। तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल में, यहां पर एग्जाम्पल में कौन कौन से पाए जाते हैं? सागौन पाया जाता है। इसके अलावा बेर पाया जाता है, बेर। इसके अलावा गूलर, सेलम पाया जाता है, सेलम। जामुन भी पाया जाता है, जामुन। इसके अलावा आंवला भी पाया जाता है, आंवला। ठीक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? वो है हमारे पास नम पर्णपाती वनों के। आप लिखेंगे सागौन इन वनों की प्रमुख विशेषता है। फटाफट से सारे के सारे पॉइंट नोट डाउन करिए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन करिए सारी चीजें। चलिए आगे की ओर बढ़े। अगली आप हेडिंग डालेंगे, वो कौन सी है हमारे पास? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगर इनको लेकर बात करें तो देखिए, सबसे पहला इनका रेनफॉल कितना है? क्या हुआ चिराग मेरे भाई? चिराग पहले आप बताओ, आपको क्या समस्या आई एक साथ? चलिए सबसे पहला हम बात करें पहले पर, इन पर रेनफॉल कितना हो? रेनफॉल आपकी रेनफॉल होना चाहिए इनके लिए लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा आप पॉइंट याद रखेंगे, ये कहां पर पाए जाते हैं? ये मध्य यूपी वाले रीजन में पाए जाते हैं, जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है उसके आसपास से पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे ये
ये मध्य यूपी में पाए जाने वाले वन है यानी गंगा यमुना के दोआब में, गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इनके एग्जाम्पल को लेकर बात करें तो आप देखिए, इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है, इसमें हमारा प्लास है, अंजीर है, इमली है, सीसम है ना। प्लास, अंजीर, इमली, सीसम, पीपल, ये सारे के सारे वृक्ष पाए जाते हैं। आपको प्लास पता है हमारा राजकीय पुष्प है। आपसे पूछ सकता है हमारा राजकीय पुष्प प्लास जो है, राजकीय पुष्प जो है प्लास, वो हमारा कहां पर पाया जाता है? वो हमारा पाया जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में। ठीक है, तो एक बार इन सारी चीजों को दोहराएंगे। जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वने हैं, इनका विस्तार यूपी के मध्य भाग में है। इनके लिए वर्षा रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल प्लास, अंजीर, इमली, सीसम, पीपल। आप कहेंगे सीसम जो है, देखिए सबसे पहली चीज है, तीनों के तीनों उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन है ना। हमने डिवीजन कर दिया किसमें? नम में, शुष्क में और किसमें? कटीले में। लेकिन बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जो कि तीनों में कॉमन हो। जैसे सीसम और सागौन दोनों के दोनों हमारा नम पर्णपाती वनों में भी है, और ये हमारे किसमें भी? शुष्क पर्णपाती वनों में भी है। ठीक है, चलिए एक बार इसे नोट डाउन करिए। अंजीर कौन सा ट्री है? आप अंजीर नहीं खाते? आप जिम वगैरह वाले खाते हैं अंजीर, जो दबे दबे उससे हुए आते हैं, वही अंजीर होते हैं। ठीक है, गंगा वाली लाइन में क्या लिखा है? ये मध्य यूपी में पाए जाने वाले वन है, यानी गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। जो गंगा यमुना का दोआब है ना, मध्य यूपी वाला, उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास, नेक्स्ट वो है हमारे पास उष्णकटिबंधीय कटीले वन। अगर इनको लेकर बात करें, सबसे पहले इनके लिए रेनफॉल कितना होना चाहिए? और रेनफॉल आप इनके लिए रेनफॉल होना चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये यूपी के सबसे दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, सबसे सदर्न मोस्ट रीजन में पाए जाते हैं यूपी के में। और यूपी का सबसे सदर्न मोस्ट रीजन कौन सा? वो है हमारा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। तो आपसे पूछेगा यूपी के दक्षिणी भाग में किस प्रकार के वनों का एग्जाम्पल है, मतलब किस प्रकार के वन है, तो आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय कटीले वन। क्योंकि यहां पर बारिश कम होती है। बारिश कम होने के पीछे रीजन क्या है? देखिए, एक इस प्रकार शाखा आती है जो कि मध्य भारत में ठीक ठाक बारिश कर देती है ना, मध्य भारत में। इसके अलावा ये उत्तर भारत में भी ठीक ठाक बारिश करती है, मध्य यूपी और उत्तर यूपी में। इसके अलावा यही शाखा हमारी टकराकर किससे? शिवालिक से टकराकर नीचे की ओर गति करती है, और नीचे की ओर आते आते यूपी के दक्षिणी भाग में यानी बुंदेलखंड वाले रीजन में आते आते पानी की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए यहां पर दोनों तरीके से, चाहे वो सीधे मानसून आए बंगाल की खाड़ी के, या फिर शिवालिक से टकरा कर आए, दोनों से बारिश नहीं हो पाती, इसलिए इस वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे इस पॉइंट को बनाकर, ये यूपी के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से
मुख्य रूप से बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों आप लिखेंगे? क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा कम हो पाती है इसलिए। और वर्षा क्यों कम हो पाती है? आपको दोनों लॉजिक पता है, चाहे ये वाली शाखा हो ये भी नहीं कर पाती अच्छे से, चाहे वो शिवालिक से टकरा कर आए वो भी नहीं करवा पाती है। ठीक है, चलिए अगर इसके एग्जाम्पल को लेकर बात करें, देखिए यूपी में नागफनी नहीं पाया जाता इतना, ठीक है ना, मतलब नागफनी जो है एग्जाम्पल का तो है कटीले वनों का, लेकिन यूपी में कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कि यूपी को लेकर बात करें, कटीली झाड़ियां यूपी में पाई जाती हैं। ठीक है ना, कीकड़ यूपी में पाई जाती है, कीकड़। इसके अलावा हम यूपी में लेकर बात करें, कत्था पाया जाता है, कत्था, और बबूल पाया जाता है, बबूल। बाबू को ये नहीं लिखेगा, बबूल लिखेंगे। ये यूपी में पाए जाने वाले कौन से वन है? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, है ना, कटीले वन है। ठीक है, तो एक बार इस पॉइंट को बनाकर लिखिए, मैं एक बार में रिवाइज कराऊंगा सारा, फिर हम एक और टाइप से वनों को पढ़ेंगे। पहले इसे नोट डाउन करिए फटाफट से। 3 प्रकार के वन हैं, और जो नोट डाउन हो जाए बताना, फिर हम इसको रिवाइज करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए सबसे पहले शुरुआत करें यहां से। हमने 3 प्रकार के वनों को समझा। नम पर्णपाती वन जहां पर बारिश ज्यादा हो, मध्य में पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन, और दक्षिण में पाए जाते हैं कटीले वन और झाड़ियां। अगर सबसे पहले बात करें नम पर्णपाती वनों को लेकर, जहां पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है वहां पर पाए जाते हैं, यह है हमारा तराई और भावत क्षेत्र या फिर शिवालिक के गिरिपाद, जहां पर ये वन पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सागौन, बेर, गूलर, सेलम, जामुन और आंवला। यदि आपसे पूछे सागौन जो है इन वनों की सबसे खास विशेषता है, यानी सागौन किस प्रकार के वनों का एग्जाम्पल है? उष्ण कटिबंधीय वनों का एग्जाम्पल है, और उष्ण कटिबंधीय में भी कौन सा? वो है नम पर्णपाती वनों का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करें किसको लेकर? शुष्क पर्णपाती वनों को लेकर। शुष्क पर्णपाती वन जहां पर रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। अगर बात करें गंगा यमुना के दोआब यानी मध्य यूपी में पाए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे प्लास, अंजीर, इमली, शीशम और पीपल। इस प्रकार के वनों का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लास्ट आगे की ओर बढ़े, वो है कटीले वन। कटीले वन यूपी के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, जहां पर रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। यहां पर मानसून जो बारिश अच्छे से नहीं करवा पाते हैं, यह क्षेत्र है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, और इसके एग्जाम्पल है कटीली झाड़ियां, कीकड़, कत्था और बबूल। एक बार नोट डाउन करो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। बढ़ते चलिए। आगे की ओर बढ़े, आप लिखेंगे यूपी में वनों के प्रकार। अब हम किस आधार पर पढ़ेंगे? जो वनों के डिवीजन किए गए हैं, यानी कौन सा वन जो है हमारा किस क्षेत्र मतलब किस भाग में आएगा। 3 प्रकार के होते हैं, है ना, वनों के प्रकार। यूपी में 3 प्रकार से वनों को बांटा गया सरकारी कामकाजों के अनुसार। कैसे? सबसे पहला, एक हमारे पास होते हैं आरक्षित वन, एक होते हैं संरक्षित वन, और एक होते हैं अवर्गीकृत वन। कौन से? अवर्गीकृत वन। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, एक आते हैं आरक्षित वन, आरक्षित वन, एक आते हैं संरक्षित वन,
संरक्षित वन, और एक आते हैं हमारे पास अवर्गीकृत वन। सबसे पहली चीज, ये तीन वनों को पढ़ें, ये तीन जो डिवीजन किए गए हैं वनों के, सबसे पहले आता आरक्षित वन। क्या है आरक्षण? यानी आप बताइए मुझे, आप जनरल कैटेगरी में है, और जनरल कैटेगरी वाला कभी ओबीसी में जा सकता है? नहीं जा सकता। जनरल कैटेगरी वाला कभी एससी में जा सकता? नहीं जा सकता। एसटी में जा सकता? नहीं जा सकता। उसी तरीके से इनका आरक्षण कर दिया गया है। यानी इन वनों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इस क्षेत्र में हम बिल्कुल भी वनों की कटाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर हम बस नहीं सकते इन वाले क्षेत्रों में। ऐसा नहीं हम यहां पर जाकर बस रहे हैं, घर बना रहे हैं। घर बनाने के लिए वनों को काटना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे वनों को काटना है ना, चारागाह यानी पशुओं को चराना, ये सारी चीजें प्रतिबंधित होती हैं और ये सरकार के पूर्ण रूप से अंडर में होते हैं। दूसरे आते हैं संरक्षित वन। अगर संरक्षित वनों को लेकर बात करें तो संरक्षित वन भी हमारे सरकार के अंडर में आते हैं, और इनमें हम ऐसा कह सकते हैं वन कटाई नहीं कर सकते लेकिन पशुचारण कर सकते हैं, है ना। पशुचारण की इसमें अनुमति होती है संरक्षित वनों में। अवर्गीकृत वन जो होते हैं सरकार के अंडर में नहीं आते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे आप अपने आसपास के क्षेत्र में देखते होंगे, वो स्वतंत्र वन है। इनमें हम वन कटाई भी कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें पशुचारण भी कर सकते हैं। इसमें सारी प्रकार की सुविधाएं होती हैं। ये सुविधाएं नहीं होती वन की कटाई करना, बल्कि ये इनकी संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इन पर इतनी कमांड नहीं होती है। जो हमारे पास आरक्षित और संरक्षित वन होते हैं, इनकी संख्या कम होती है, इसीलिए इनको सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट हम यहां पर बनाकर लिखें। ये पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होते हैं इनमें मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पशुचारण और वन कटाई प्रतिबंधित है। यानी यहां पर वन कटाई नहीं हो सकती मृदा के अपरदन को रोकने के लिए। इसके अलावा दूसरे पर आते हैं संरक्षित वन। ये भी सरकार के नियंत्रण में होते हैं इनमें वन कटाई कर सकते हैं, वन कटाई नहीं पशुचारण कर सकते हैं, पशुचारण कर सकते हैं। पशुचारण कर सकते हैं। थर्ड पर आते हैं हमारे पास, वो है अवर्गीकृत वन। अगर अवर्गीकृत वनों को लेकर बात करें, ये स्वतंत्र होते हैं इनमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, इनमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। इनमें वन कटाई व पशुचारण किया जा सकता है।
वन कटाई का मतलब होता है ईंधन वगैरह के लिए वनों को काटना। ऐसे नहीं कि आई वनों को काटना चालू कर दिया। जैसे हम बहुत से देखते हैं भैया, हर किसी के पास गैस नहीं है, बहुत से लोग आज भी पेड़ों को काटकर ईंधन के रूप में यूज करते हैं। उसी तरीके से हम वन कटाई यानी ईंधन के लिए वनों को काट सकते हैं। इसके अलावा पशुचारण कर सकते हैं खुले में, कोई दिक्कत नहीं आती यहां पर। चलिए, ठीक है चिराग मेरे भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, घुमा दो फोन। एक बार नोट डाउन करिए सारी चीजों को। चिराग मेरे भाई घुमाओ फोन, जल्दी से घुमाओ, बहुत जल्दी, है ना। इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे की ओर बढ़े, आगे की चीजों को समझें। अगर हम बात करें यूपी में वन विभाग को लेकर, तो 1974 में वन विभाग की स्थापना होती है यूपी में। इसके अलावा 1952 से यूपी में, थोड़ा मोटा लिखा करो भाई, इससे मोटा क्या लिखूंगा मैं। ठीक है, चलिए, कौन सा पॉइंट ऐसा जो समझ में नहीं आया। यूपी का सबसे उच्च बिंदु कौन सा है? यूपी का सबसे उच्च बिंदु मतलब नॉर्थ रीजन अगर पूछा है, जिले के हिसाब से दे रखा होगा, तो जिले के हिसाब से सहारनपुर होगा सबसे उच्च बिंदु, है ना। वो उच्च बिंदु का मतलब पूछ रहा होगा सबसे नॉर्थ वाला रीजन कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े, आगे की चीजों को समझते हैं। चलिए यहीं पर लिखिएगा कुछ चीजें, जैसे यूपी को लेकर बात करें, यूपी में वन नीति, यहां पर लिखेंगे वन नीति। वन नीति, यूपी में दो वन नीति आई हैं अब तक। पहली आई थी 1952 में, फर्स्ट थी, और सेकंड 1988 में आई थी। 1988 में सेकंड आई थी, ये थी फर्स्ट, फर्स्ट थी। ठीक है, अच्छा, इसी को लेकर बात करें, यूपी में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, यूपी में वन विभाग की स्थापना, वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। चलिए, पहले वाला एक बार फिर से रिपीट कर दो सारा। अरे नहीं भाई, दो बार रिपीट करा था, एक बार लिखने से पहले समझाया था और एक बार लिखते टाइम समझाया था। इतना भी ज्यादा सही नहीं है, कभी पता पड़ी रिपीट के चक्कर में आपका सिलेबस ही ना हो। बढ़े आगे की ओर, चलिए आगे समझते हैं चीजों को। अब आगे आप हेडिंग डालेंगे, यूपी में प्रमुख मेले, यूपी में प्रमुख मेले, यूपी में कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं उनको लेकर, और इसके बाद हम बात करेंगे यूपी में मनाए जाने वाले कुछ फेस्टिवल यानी महोत्सव। चलिए, यूपी में प्रमुख मेलों को लेकर बात करें, देखिए मुझे बताते चलिएगा ये जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले पर एक जिला आता है ये वाला, जिसका नाम है सहारनपुर। यहां पर बनाया जाता है शाकंभरी देवी का, देवी का मेला लगता है। कहां पर? यह है स्थान सहारनपुर, सहारनपुर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां पर नीचे की ओर आता है मेरठ। कौन सा क्षेत्र आता है? मेरठ। मेरठ को लेकर बात करें, यहां पर लगता है नौचंदी का मेला, नौचंदी का मेला।
मेला कहां पर लगता है? मेरठ में लगता है, मेरठ। ठीक है। अच्छा, ठीक। अच्छा, यदि हम बात करें ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ये है हमारे पास, आपको दिखेगा यहां पर मथुरा, ये रहा मथुरा। अगर इसको लेकर बात करें मथुरा में, तो मथुरा में हमारे कौन कौन से लगते हैं? हरिदास जयंती मेला, हरिदास जयंती मेला, दऊ देव छठ मेला, देव छठ मेला। ठीक है। इसके अलावा एक और लगता है हमारे पास, वो कौन सा है? वो है कंसवध मेला, कंसवध मेला, मेला। ये तीनों के तीनों हमारे कहां पर लगते हैं? ये स्थान है हमारा मथुरा। कौन सा है? मथुरा है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बटेश्वर, गणगौर और कैलाश मेला। होली का जो है वो उत्सव है, हम बात कर रहे हैं मेले को लेकर, मेले को लेकर बात करें, होली का एक उत्सव है। चलिए, उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये है आगरा, ये है हमारे पास आगरा। यहां पर हमारे पास लगते हैं, एक लगता है हमारे पास यहां पर गणगौर, गणगौर, एक लगता है बटेश्वर, बटेश्वर, और एक लगता है यहां पर कैलाश मेला। कौन सा? कैलाश मेला। तीन कहां पर लगते हैं? ये है आगरा, आगरा है। देखिए, सबसे पहली चीज, एक आपको यहां पर मेला दिखेगा जिसका नाम है बटेश्वर। बटेश्वर मेला जो है, आपको पता है जो आगरा क्षेत्र है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान में एक मेला लगता है जिसका नाम है पुष्कर। किसके लिए लगता है? पशुओं के लिए लगता है, यानी इसमें हम खरीद बिक्री होती है किसकी? ऊंटों की। उसी तरीके से आगरा वाला जो क्षेत्र है जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाता है, वहां पर एक मेला लगता है जिसका नाम है बटेश्वर। किसके लिए लगता है? पशुओं का मेला है। किसकी खरीद बिक्री होती है? तो इसमें ऊंटों की खरीद बिक्री होती है। इसे राजस्थान का पुष्कर मेला भी कहा जाता है, बटेश्वर मेला को। ठीक है। तो एक बार लिखेंगे इसे, इसमें ऊंटों की ऊंटों की खरीद बिक्री होती है, खरीद बिक्री होती है। इसे राजस्थान का पुष्कर मेला भी कहा जाता है, मेला भी कहा जाता है। ठीक है। ये हुए हमारे पास सहारनपुर, मेरठ, मथुरा और आगरा के मेले। एक बार इसे नोट डाउन करिए। है ना? अरे मुख्य रूप से इसमें ऊंटों की होती है ना। ऐसे तो पशु मेला है, पशु मेला है, पशुओं की सब प्रकार की होगी, चाहे वो ऊंट हो, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बैल हो। लेकिन ये मुख्य रूप से जो इसका क्षेत्र है वो ऊंटों का है। क्यों? क्योंकि राजस्थान वाला क्षेत्र जो है वो लगा हुआ है। जैसे राजस्थान में हमारे पास पुष्कर मेला लगता है, उसी तरीके से हमारे आगरा में लगता है। इसमें मेन जो खरीद बिक्री होती है सबसे ज्यादा वो ऊंटों की होती है। ठीक। अच्छा, आगे की ओर बढ़े, आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा एक क्षेत्र यहां पर, प्रयागराज। ये रहा प्रयागराज।
तो यहां पर हमारे दो मेले याद रखने हैं आपको। कौन कौन से? एक का नाम है हमारे पास कुंभ मेला, कुंभ मेला, और दूसरा है हमारे पास माघ मेला। कौन सा? माघ मेला। ये कहां पर लगते हैं? ये लगते हैं हमारे पास प्रयागराज में। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास लखनऊ है, ठीक है ना, लखनऊ है। लखनऊ में ही एक क्षेत्र है हरदोई, है ना। लखनऊ का मतलब लखनऊ से लगा क्षेत्र है हरदोई। तो इस वाले क्षेत्र में हमारे पास एक मेला लगता है जिसका नाम है बेरिया घाट। कौन सा है? बेरिया घाट। बेरिया घाट कहां पर? यह है हमारे पास हरदोई में। हरदोई में लगता है बेरिया घाट। इसके अलावा ये हमारे पास है यहां पर मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है। यहां पर लगता है विंध्याचल देवी का मेला, विंध्याचल देवी का मेला, देवी का मेला, मेला। इसके अलावा यहां पर आपको दिखेगा गोरखपुर, गोरखपुर, और एक यहां पर दिखेगा बलिया, बलिया। अगर हम गोरखपुर को लेकर बात करें, यहां पर लगता है हमारे पास खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला। अगर हम बात करें बलिया को लेकर, सबसे पूर्वी जिला है, यहां पर लगता है हमारे पास बलिया में जो मेला लगता है ददरी मेला लगता है, ददरी मेला। कहां पर? बलिया में, बलिया में लगता है ददरी मेला। ठीक है, चलिए एक बार इन सारों को नोट करिए। मेरठ में कौन सा है? मेरठ में है नौचंदी, नौचंदी मेला है मेरठ में। चलिए आगे की ओर बढ़े, आगे लिखें। उसके बाद हमारे पास एक क्षेत्र आता है लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी आता है। इसके अलावा हमारे पास यहां पर आते हैं बनारस, वाराणसी। चलिए वाराणसी को लिखते हैं पहले। वाराणसी को लेकर बात करें, यहां पर कौन कौन सा लगता है? यहां पर लगते हैं रथ मेला। कौन सा? रथ मेला, नक्कटैया मेला, नक्कटैया मेला। कहां पर लगते हैं? ये लगते हैं वाराणसी, लिख लेना, ये है वाराणसी, वाराणसी वाला क्षेत्र है। ठीक है। इसके अलावा ये है हमारे पास बहराइच। यहां पर लगता है सैयद सलार का मेला, सैयद सलार मेला, मेला कहां पर लगता है? वो है बहराइच, बहराइच है, ठीक है, बहराइच है। विंध्याचल देवी मेला जो है ये मिर्जापुर में है, मिर्जापुर, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में विंध्याचल देवी का मेला। ठीक। अगर हम बात करें किसको लेकर, बहराइच हो गया, बलरामपुर, बलरामपुर को लेकर बात करें तो यहां इस पे लगता है हमारे पास गोला गोकर्णनाथ का मेला। सॉरी सॉरी, ये गोला गोकर्णनाथ लगेगा लखीमपुर खीरी में, गोला गोकर्णनाथ, गोकर्णनाथ, बहराइच, बहराइच। हरदोई कहां से आ गया? हरदोई में है बेरिया घाट। खिचड़ी मेला ये यहां पर लिखा, खिचड़ी मेला ये है हमारे पास गोरखपुर, गोरखपुर। अरे जिले लिखे तो हैं यार। सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला, मेरठ में नौचंदी का मेला, मथुरा में हरिदास जयंती, देवछठ, देवछठ है ना। इसके अलावा कंसवध लगता है मथुरा में।
ये है आगरा। आगरा में गणगौर, बटेश्वर और कैलाश मेला लगते हैं, जिसमें से बटेश्वर पशुओं का मेला है। यह है बेरिया घाट, जो कि हरदोई में लगता है। बेरिया घाट कहां पर? हरदोई में। यह है कुंभ और माघ मेला, ये प्रयागराज में लगते हैं, प्रयागराज में लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास विंध्याचल देवी का मेला, ये हमारे पास मिर्जापुर में लगता है। यह है ददरी मेला, जो कि सबसे पूर्वी जिला है यूपी का, ये बलिया में लगता है। यह है गोरखपुर, गोरखपुर में लगता है खिचड़ी मेला। इसके अलावा रथ मेला और नककटैया ये लगते हैं हमारे पास वाराणसी में। ठीक है। यह है बहराइच, यहां पर लगता है सैयद सलार का मेला। यह है लखीमपुर खीरी, यहां पर लगता है गोला गोकर्णनाथ का मेला। कौन सा? गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है। ठीक है। इसके अलावा देवी पाटन जो है ये लगता है बलरामपुर। फागुन मेला रामपुर में लगता है। यह है रामपुर, यहां पर लगता है फागुन मेला। फागुन मेला क्षेत्र है रामपुर। ठीक है। क्षेत्र कौन सा? क्षेत्र है रामपुर। मैप में जिला नहीं दिख रहा है, तो मैं लिख भी तो रहा हूं जिलों को साथ के साथ। चलिए, यह है बाराबंकी, यहां पर लगता है देवा शरीफ। कौन सा लगता है? यहां पर लगता है देवा शरीफ। इसे यहां पर लिख देते हैं देवा शरीफ। शरीफ बाराबंकी, देवा शरीफ। ये जो लगा है ये वाला गोला गोकर्णनाथ, ये लगता है लखीमपुर खीरी में। सहारनपुर में कौन सा है? शाकंभरी देवी का है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, यहां पर पड़ता है बलरामपुर, देवी पाटन। ये रहा बलरामपुर, यहां पर लगता है देवी पाटन। देवी पाटन कहां पर? बलरामपुर में। ठीक है। ये सारे के सारे मेले आपको याद रखने हैं। सॉरी, लखीमपुर खीरी, वो बहराइच नहीं है। ये है बहराइच वाला, ये रहा सैयद सलार बहराइच। ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लो, सारे के सारे मेले यूपी में पूछे जाते हैं। सबसे पहला शाकंभरी देवी सहारनपुर, मेरठ में नौचंदी, आगरा में हरिदास जयंती मेला, दऊ देव छठ पूजा। इसके अलावा वंश कंसवद मेला ये हमारे मथुरा में लगते हैं। गणगौर, बटेश्वर और कैलाश मेला ये आगरा में लगते हैं। बेरिया घाट हरदोई में लगता है। इसके अलावा कुंभ और माघ मेला प्रयागराज में। इसके अलावा विंध्याचल देवी का मेला जो है वो मिर्जापुर में। बलिया में लगता है ददरी मेला। इसके अलावा ये क्षेत्र है हमारे पास गोरखपुर, और गोरखपुर में लगता है खिचड़ी मेला। देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर में। कहां पर? बलरामपुर में लगता है देवी पाटन मेला। इसके अलावा यह है वाराणसी, वाराणसी में लगता है रथ मेला, नक कटैया मेला। ठीक है। ये हमारे पास बाराबंकी, बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ, देवा शरीफ का मेला लगता है बाराबंकी में। ठीक है। इसके अलावा ये है हमारे पास बहराइच, बहराइच में लगता है सैयद सलार का मेला। लखीमपुर खीरी में लगता है गोला गोकर्णनाथ का मेला, और रामपुर में लगता है फागुन मेला। फागुन मेला लगता है रामपुर में। ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे, यूपी में कुल 2250 मेले लगते हैं। यूपी में कुल 2250 मेले लगते हैं। एक पूछा जाता है सबसे ज्यादा मेला कहां पर लगता है? सबसे ज्यादा मेला, ज्यादा और सबसे कम, सबसे कम। सबसे ज्यादा और सबसे कम मेले हमारे कहां पर लगते हैं? अगर हम बात करें किसको लेकर, सबसे ज्यादा मेलों को लेकर, तो ये लगते हैं मथुरा में। मथुरा में
चलिए, सेल डाउन हो गए थे, माइक के सेल डाउन हो गए थे। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। बाकी प्रैक्टिस क्लास जो यूट्यूब पर चल रही थी, अभी 1-2 दिन वो बंद रहेगी किसी रीजन की वजह से। तो आप एक चीज करना है ना, हाँ, जो आपकी स्टैटिक जीके उसे जीत सर कराएंगे, एक बार उनसे पूछ लेना, ठीक है। उनसे पूछ लेना, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो जीत सर कराएंगे, उनसे मैसेज कर देना और उनसे पूछ लेना वो कब से कराएंगे, ठीक है। अब आप मुझसे नहीं पूछेंगे, स्टैटिक जीके वही कराएंगे। स्टैटिक जीके करंट अफेयर के लिए आप उनसे बात कर लेना। अगर हम बात करें आज की क्लास को यहां पर रोकेंगे, और कल हम पढ़ रहे होंगे वन्य जीव अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है ना, नेशनल पार्क वगैरह जो यूपी में, सारों को कल कवर करेंगे। इसके अलावा यूपी में उत्सव जो हमारे बनते हैं, है ना, त्योहार और उत्सव जो बनते हैं यूपी में, उनको लेकर कल हम बात करेंगे, ठीक। आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, जो अब तक हो गया है उसे कवर कर लेना। बाकी आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे तक जो क्लासें होंगी ना, फ्राइडे तक जो क्लासें होंगी उसमें सिलेबस कवर करेंगे। इसके अलावा आपका जो सैटरडे वाला टाइम होगा उसमें लगभग 4 से 5 घंटे क्लास लेंगे, और पॉसिबल हुआ अगर संडे में क्लास लग गई तो संडे में एक बड़ी क्लास लेंगे, ठीक है। मतलब 5 घंटे से भी ज्यादा की क्लास, ताकि आपका जो सिलेबस है लगभग आधा या उससे ज्यादा कवर हो जाए आने वाले सैटरडे और संडे तक, ठीक। चलिए, कल की क्लास में मिलते हैं। कम लगते हैं पीलीभीत में, मथुरा में टोटल 86 लगते हैं, 86 लगते हैं, पीलीभीत में 2 लगते हैं, ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। बाकी अब तक जो हुआ उसका रिवीजन करके आइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।